यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राज्यों को सिविल कोड पर कमेटी बनाने का हक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया फैसले का स्वागत। जोशीमठ में असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज से शुरू। मुख्य सचिव ने भवनों को गिराने के दिए निर्देश। वैज्ञानिकों की देखरेख में पीडब्ल्यूडी की टीम भवनों को ढहाने का करेगी काम। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर लगाया जोशीमठ मामले में राजनीति करने का आरोप। कहा, आपदा में राजनीति ना करे कांग्रेस। जोशीमठ के प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया हरिद्वार प्रशासन। लोगों के लिए भेजा राहत सामग्री। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही बताया। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सीएम धामी ने फैसले का स्वागत किया है। कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट बना रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा, समान नागरिक संहिता जल्द लागू करेगी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही ठहराया है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। वहीं फैसले का सीएम धामी ने स्वागत किया है। कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट बना रही है। सीएम धामी ने ये कहा, जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। सरकार के हित में ये फैसला? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर काफी लंबे समय से बहस चल रही थी कि राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अपने स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक तरीके से संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य अपने स्तर पर कमेटी का गठन कर सकते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो ड्राफ्टिंग है उसको तैयार कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि लगातार कमेटियों को लेकर के ये सवाल उठ रहे थे कि राज्य अपने स्तर पर इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर सकते कि जो एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपने स्तर पर जो है ड्राफ्टिंग तैयार करे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं ये आया है कि जिसमें राज्य को अधिकार एक तरीके से कहा है कि अधिकार है कि वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं यूसीसी को लागू करने के लिए जो है पहल कर सकते हैं। और यही वजह है कि खुद इस फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है और राज्य पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी को लागू करने के लिए जो है तैयारी कर रहा है, जिसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था, जो अभी इस समय ड्राफ्ट तैयार कर रही है। और कोशिश रहेगी कि इस ड्राफ्ट को तैयार होने के बाद जल्द से जल्द प्रदेश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लागू किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसके लिए कह सकते हैं कि राज्य सरकारों को भी एक राहत मिली है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर चाहे विपक्ष हो या फिर कई ऐसे वर्ग था, एक तबका जो ऐसा था कि लोग लगातार सवाल उठा रहा था कि राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी फैसला कहीं ना कहीं जब आया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी एक राहत मिली है और उन लोगों को भी एक जवाब मिला है जो लगातार सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फैसले पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो हमने निर्णय लिया था वो संविधान सम्मत था। आज देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर अपनी सुनवाई की है और उन्होंने इसको संविधान सम्मत माना है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर माननीय न्यायालय ने भी आज अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और आगे हम जल्द ही जो हमारी कमेटी काम कर रही है अपना ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड राज्य इसको लागू करेगा। समान नागरिक संहिता
तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से ही ये फैसला हम लाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फैसले पर मोहर लगा दी है, तो सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो राज्य में लागू किया जा सकता है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके से राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, सरकार को ये हक नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सही ठहराया है और राज्य सरकार के हित में ये फैसला आया है। तो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून से एक और खबर का, जहां जोशीमठ में आज से दरारग्रस्त घर तोड़े जाएंगे, असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराया जाएगा। आज से अभियान शुरू होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में भूधसाव के चलते भवन असुरक्षित हो चुके हैं। वैज्ञानिकों की देखरेख में पीडब्ल्यूडी की टीम भवनों को ढहाने का काम करेगी। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगाए गए हैं और जिन घरों पर लाल निशान लगे हैं उनको गिराने का काम आज किया जाएगा। देहरादून से खबर बता रहे जोशीमठ में आज से दरारग्रस्त घर तोड़े जाएंगे। असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज से शुरू होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अब आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, आज से दरारग्रस्त घरों को तोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है जो लोग उन घर में रहते थे उनके लिए ये बुरी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। कितने घरों को गिराया जाएगा, कोई डेटा अभी तक मिल पाया? हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा था उसकी बात से लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जो राहत और बचाव कार्य उसको तेजी ला सके। और इसी के लेकर अगर हम बात करें तकरीबन 600 से अधिक जो मकान है उसको चिन्हित किया गया है जो डेंजर जोन में है। बाकायदा उसके लिए मार्किंग जो है कल की गई थी। एसडीआरएफ की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, उसकी तरफ से जो मार्किंग है वो की गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जो घर है यानी कि जो खतरे की जद में है और जिनमें लगातार दरारें काफी हद तक बड़ी हुई दिखाई दे रही है उनको पहले स्तर पर डिमोलाइज किया जाए, जिसकी वजह से जो खतरा है वो कम बन सके। क्योंकि अगर किसी तरह का हादसा होता है और मकान साफ फिरते हैं तो स्वयं बात है कि काफी नुकसान इससे हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि डिमोलिश जो है जल्द से जल्द इसको किया जा सके। और आज अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो डिमोलिश का कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रारंभ है वो किया जा रहा है जोशीमठ में, जिसमें बाकायदा जो पहले फेज की अगर हम बात करें तो आज जो 2 होटल थे जो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले खतरे के जद में आए थे, जिसमें आपस में कहीं ना कहीं दोनों होटल मिल गए थे, जिससे दरारें आई थी। उसके बाद से जो उसके नीचे का जो इस तरीके से स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बुनियाद खाली हो चुकी थी। तो आज पहले फेज में उन दोनों होटलों को जो है गिराया जाएगा। बाकायदा विशेषज्ञों की टीम वहाँ पर तैनात की गई है। वैज्ञानिक इस समय वहाँ पर मौजूद हैं जो इनकी देखरेख में ये पूरा अभियान एक तरीके से चलाया जा रहा है बाकायदा। तो कह सकते हैं कि ये कोशिश राज्य सरकार की है, क्योंकि कल खुद जब चीफ सेक्रेटरी ने बैठक की थी तो उसमें ये कहा गया था कि पल पल यानी कि हर एक मिनट इस समय जो है काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से खतरा बना हुआ है डेंजर जोन में जो मकान है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द उसको डिमोलिश किया जाए। तो उसी के तहत आज से जो दरारग्रस्त भवन है उनको गिराने का जो काम है वो प्रारंभ किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से नगरवासियों के साथ खड़ी है। संकट की इस घड़ी में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर सरकार गंभीर है। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जोशीमठ में भूधसाव कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। समस्या का पता लगने पर सब लोगों के सुझाव और सहमति लेकर उचित समाधान किया जाएगा। साथ ही प्रभारी मंत्री ने नगर पालिका सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत कार्यों की सराहना की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम जोशीमठ वासियों के साथ खड़े हैं।
और जो संभव होगा वो सब किया जा रहा है। आपदा के संदर्भ में पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है और जैसी जानकारी आ रही है कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस क्षेत्र में आएंगे। सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी बीमारी, आखिर किस कारण ये हो रहा है। तो आज भारत सरकार के जो भूगर्भीय सर्वे के जो सारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आ रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर पूरा विषय क्लियर होगा। उत्तरकाशी में पुलिस अवैध नशा तस्करों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान धरासू पुलिस ने स्मैक तस्कर को 24.61 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बरेली से स्मैक खरीद कर लाता था और महंगे दामों में बेचता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इस कारोबार से जुड़ा है। साथ ही बताया कि स्मैक का मुख्य सप्लायर नीरज कुमार है, जिसकी तलाश की जा रही है। काशी पुलिस ने एक मेजर ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम नीरज कुमार है और ये डालन वाला देहरादून का रहने वाला है और इसके कब्जे से हमने 24.61 ग्राम अवैध स्मैक जो है बरामद की गई है। और ये जो मुलजिम है हमारा, ये पहले भी 3-4 एनडीपीएस के मुकदमों में वांछित रहा है। पहले भी जो हमने जो जेई पकड़ा और भी उसके पहले जो बड़े बड़े यहाँ पे ड्रग जो स्मैक बेचने वाले पकड़े थे, उन्होंने सबने अपने खुलासे में इसी का नाम लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित मार्केटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो सचिवालय में मत्स्य विभाग की बैठक हुई। विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ मत्स्य पालकों को मिल सके, ये निर्देश सीएम धामी ने बैठक में दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड @25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला के अंतर्गत प्रदेश में स्थित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों एवं तकनीकी उपक्रमों के प्रमुखों के साथ विचार मंथन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ की समस्या के समाधान के लिए हमें एक छत के नीचे बैठकर कार्य करना होगा। साथ ही राज्य के शहरों के सर्वेक्षण पर ध्यान देना होगा और उनकी धारण क्षमता का आकलन करना होगा। हमें राज्य के विकास के मॉडल को इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ आगे बढ़ाना होगा। तो आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के साथ साथ अब उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। बता दें, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में भी लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर हैं। भूवैज्ञानिक प्रदेश में दिख रही दरारों का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य बता रहे हैं। बता दें, उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों पर ना होकर मिट्टी पर बसे हुए हैं। ऐसे में जब इन इलाकों में अधिक निर्माण किया जाता है तो जमीन धंसने लगती है, जो कि इस प्रकार की दरारों का मुख्य कारण बनता है। अब जैसे जैसे आपको डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो है आज जो है बिल्डिंगें जो है आपकी जो है कम सुनील से ऊपर तक पहुंच गई हैं। आपका ड्रेनेज सिस्टम का कोई कुछ नहीं है। कितना पानी इसमें लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सीपेज का है चाहे कुछ भी है, वो पानी कहाँ सब जमीन में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो मैं इसके 2 कारण समझता हूँ। जो इतना ज़्यादा होना, इतना नुकसान होना, इतना क्रेविसेस क्रैक डेवलप होना, मकानों का धंसना, छोटी चीज़ में जो है एक आपका बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, बहुत बड़ा कंपन हो रही है, तो उसका असर तो पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम इसको रोक सकते हैं, तब जाकर के पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कारण कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। लालकुआ गोला रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर से प्रस्तावित ओवर ब्रिज के प्रभावितों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या केंद्रीय राज्य मंत्री को बताई और ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त कर दूसरे पर्याप्त स्थान पर ओवर ब्रिज को शिफ्ट किए जाने की मांग की। बता दें कि गोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात दिलाने के लिए सेतु बंधन योजना के तहत सरकार ने रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ओवर ब्रिज बनाए जाने की अनुमति जारी की है, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं व्यापारियों की दुकानें हटाए जाने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी न हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जताई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए जरूरी नियम कायदे लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसी सिलसिले में लक्सर कोर्ट परिसर में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन दिए गए थे कि कोर्ट परिसर के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग कराना सुनिश्चित कराएं। तो इसको लेकर के, चूंकि तहसील लक्सर में जुडिशरी और तहसील परिसर दोनों एक ही कैंपस में है, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और नगर पालिका को लेकर के एक बैठक कराएगी। बैठक में नगर पालिका को साप्ताहिक रूप से कोविड को रोकने के लिए छिड़काव इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को जो प्रिकॉशनरी डोज है, जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, इसकी सीमा लगातार बढ़ाएं और लगातार जो व्यक्ति जिनको बूस्टर डोज नहीं मिली है वो इसको लगाने का कार्रवाई करें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हॉस्पिटल में यदि 1% कोई कोविड के पेशेंट अगर आते हैं तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने हमारे पास बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन कितना है, इन सभी को लेकर के एक डायरेक्शन स्वास्थ्य विभाग। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में ग्राम प्रधानों ने विकासखंड सितारगंज के मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। उत्तराखंड प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से राज्य में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश गांव में नेटवर्क नहीं है। कई किलोमीटर पैदल मार्ग हैं, ऐसे में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत विकास कार्य अधिक करती है। आज भी पंचायतों में कार्य की अधिकता रहती है, लेकिन 20 कार्य किए जाने की बाध्यता होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों में बाध्यता को खत्म करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। हमारी जो मुख्यतः मांगे, मनरेगा जिसे गांव की विकास की एक बहुत अच्छी योजना माना जाता था, आज उस पर भी केंद्र सरकार ने ऐसे अपने दमनकारी नियम लगा दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। 20 कामों से ज्यादा काम हम ग्राम पंचायतों में नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा की लेबर के लिए NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, सरकार ने लागू कर दिया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारा हिमालय राज्य होने के कारण आज कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल की घंटियां नहीं बज रही हैं। वहां सरकार द्वारा मनरेगा के लिए ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान कर दिया गया है, जो बड़ा ही हास्यास्पद का विषय भी है। पूरी पंचायतें नेटवर्क सिस्टम से नहीं जुड़ जाती हैं तब तक NMMS का जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो दिया गया है उसको तत्काल रोका जाए। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने सब्जी मंडी में छापेमार कार्रवाई की, जहां पर प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिला अधिकारी रविंद्र विश ने मौके से पॉलिथीन को जब्त किया। बता दें कि एसडीएम पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के सिलसिले में सब्जी मंडी स्थित डाकघर पहुंचे थे, जहां मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने कहा कि जो भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी।
पटवारी की भर्ती परीक्षा है, उसके जो पेपर्स आने हैं वो डाक से द्वारा हरिद्वार को जाएंगे, लोक सेवा आयोग हरिद्वार को। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर रोड क्लियर करने के लिए आए तो देखा यहाँ पर पन्नी का वितरण किया जा रहा है कई दुकानदारों द्वारा, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रोशनाबाद में 8 जनवरी को 7 बदमाशों ने फाइनल ऑटोमेटिव कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट कर करीब 35 लाख रुपए का सामान लूट लिया था। पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर ही वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना कबूला है। आरोपियों से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। टिटकुल थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूंकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था और साथ ही से 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। चूँकि सूचना प्रातः ही मिल पाई थी जब वो लोग पहुंचे थे तो पहुंचने के बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारीगण और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया और इसमें चूंकि गैंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पूरी रेकी करने के बाद और चूंकि इसमें पुराने जो अभियुक्त हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं तो सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीम द्वारा अथक प्रयास से सारा माल जो बरामद कर लिया गया 35 लाख जिसकी कीमत है। साथ ही 4 लोग को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इसमें वांटेड हैं जिसके लिए टीमों को दबिश के लिए विभिन्न प्रांतों में भेजा गया। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर स्वाति चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नवाबगढ़ में एक घर में चोरी हुई थी जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मामले में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी फहीम को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं। वहीं चोरी की घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उच्च अधिकारियों ने नगद इनाम देकर पुरस्कृत भी किया। अनीस पुत्र लतीफ ने एक तहरीर थाना विकासनगर को दी थी जिसमें उसने बताया था कि हमारे घर पे अज्ञात चोरों द्वारा हमारे यहाँ सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। 24 घंटे में इस अभियोग का अनावरण किया और अभियुक्त फहीम पुत्र अलीम निवासी नवाबगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी गया समस्त सामान सोने के जेवरात और कैश बरामद किया गया। इनके द्वारा 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर अधिकारीगणों द्वारा इनको इनाम की घोषणा की गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।